हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज के इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो MPS कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, और वे सभी स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर में उन सभी के पास में जो है MPSE 003 का सब्जेक्ट है और वो पश्चिमी राजनीतिक चिंतन प्लेटो से मार्क्स तक पढ़ रहे हैं। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। हालांकि हमने ऑलरेडी आप सभी के लिए ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2023 के आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो हमने पहले ही करा दिए, एक महीने पहले ही। अगर जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है तो वो वीडियो देख सकते हैं। इसके अंदर हम कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जैसे हम इन 6 क्वेश्चनों को इस वीडियो में हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहला कार्ल मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इसको डिस्कस करेंगे। सेकंड चीज, हम कार्ल मार्क्स की जो सरप्लस वैल्यू की थ्योरी है इसको डिस्कस करेंगे। तीसरी चीज, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नागरिकता और लोकतंत्र पर जो वर्ग के विचार है एडम वर्ग के, ये वाले दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसमें नहीं। हम इसके अंदर पढ़ेंगे JS मिल के विचार। JS मिल के विचार, एक तो स्त्रियों के लिए किस प्रकार के अधिकार है, दूसरा प्रतिनिधित्व सरकार पर जो JS मिल के विचार है, और तीसरा JS मिल ने स्वतंत्रता को क्यों इम्पोर्टेंट माना है। अगर आप देखें, खाने और कपड़े के बाद में JS मिल ने स्वतंत्रता को बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिकार माना है, यानी इसमें हमें JS मिल के स्वतंत्रता के विचार बताने। इन 5 क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे और पेपर में 100% आप किसी भी पेपर का क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, इसके अंदर आप सभी को एक क्वेश्चन पक्का कार्ल मार्क्स का, एक क्वेश्चन पक्का JS मिल का मिलेगा। तो जो बच्चा ये वीडियो देखेगा 2 क्वेश्चन उसके पूरे कंप्लीट तैयार है। यहाँ पर ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस का जो लिंक है वो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उस वीडियो को सबसे पहले देखिए, फिर आप इस वीडियो को देखिए, ताकि आपके दिमाग में कुछ बेसिक से स्ट्रक्चर है पहले वो क्लियर हो जाए और उसके बाद में आप इसको समझ पाओ। तो आप ये जो वीडियो है, इस वीडियो के आई बटन पे क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स के थ्रू भी इस वीडियो को देख सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली। तो यहाँ पर आप सभी के लिए सबसे पहली बात पूछी गई है, कार्ल मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद का या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है। तो सबसे पहली बात तो हम इसके अंदर जितना भी इसका सार है, हम इसके सार को समझने का प्रयास करेंगे। मार्क्स ने जो अपना द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया है, इस सिद्धांत के तहत ये क्या बताना चाहते हैं, इस सिद्धांत में बताना चाहते हैं कि पूंजीवाद से ही समाजवाद का क्या होगा भाई, शुरुआत होगा या इसका जन्म होगा। क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था को इन्होंने कैसा माना है, दोषपूर्ण माना है। ध्यान से समझेंगे, पूंजीवादी व्यवस्था को इन्होंने कैसा माना है, दोषपूर्ण माना है। और इस पूंजीवादी व्यवस्था के जो है, जब बहुत ज़्यादा खराब स्थिति आ जाएगी इस पूंजीवादी व्यवस्था में, जब अमीरों के द्वारा या मालिक वर्ग के द्वारा गरीबों का बहुत ज़्यादा शोषण किया जाएगा, तो उसके बाद ही किसका जन्म होगा, साम्यवाद का जन्म होगा। ये आप सभी को याद रखना है। कार्ल मार्क्स ने ये कहा है। इसके बाद में कार्ल मार्क्स ने का ये भी कहना है कि प्रत्येक युग में, यानी हर एक युग में पूंजी के विवाद पर 2 वर्ग पाए जाते हैं। यानी जो पूंजीवादी समाज होगा वहां पर हमेशा 2 वर्ग पाए जाएंगे। एक ऐसा जो मालिक वर्ग होगा जिसे बुजुर्गा वर्ग कहा जाता है, दूसरा वर्ग वो होगा जो सर्वहारा वर्ग, जो कि गरीब होगा, दीनहीन हालत होगी जिसकी, और अमीरों के द्वारा उन गरीबों का क्या किया जाएगा, शोषण किया जाएगा। आप सभी को याद रखना है। तो इन्होंने बताया है कि जहां पर भी पूंजीवादी समाज होता है वहां पर हमेशा 2 वर्ग पाए जाते हैं। उत्पादन शक्ति को प्राप्त करने के लिए मनुष्य संघर्ष करना होगा। यानी मनुष्य जो है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने बताया 2 प्रकार के वर्ग होंगे, एक अमीर वर्ग होगा और एक गरीब वर्ग होगा। तो जो गरीब वर्ग होगा उसको हमेशा, यानी जिसके पास ना तो फैक्ट्री है, जिसके पास ना खुद की जमीन है, वो केवल एक मजदूर या फिर एक छोटा मोटा लेबर है जो कहीं पर भी काम करता है, तो ऐसा व्यक्ति जब किसी उत्पादन की शक्ति पर उसका कंट्रोल तब होगा जब वो संघर्ष करेगा, जब मजदूर सारे एक होंगे और उसके बाद जब वो संघर्ष करेंगे, इसके बाद ही ये पॉसिबल हो पाएगा। ये कार्ल मार्क्स का कहना है। और कार्ल मार्क्स का कहना है कि संघर्ष के परिणाम स्वरूप समाज में सामाजिक संबंधों का क्या होता है, जन्म होता है। जब हम देखें कि जब संघर्ष होगा तभी सामाजिक संबंध जो होंगे देशों के अच्छे सुधरेंगे। इन संबंधों के परिणाम स्वरूप ही समाज के अंदर अलग अलग वर्ग जो होते हैं वो विभाजित होते हैं। ध्यान रखना है कि आप सभी को जो ये मालिक या फिर जो पैसे, धन संपत्ति है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका उत्पादन क्षमता जो है, अगर मान के चलो आप किसी फैक्ट्री के अंदर आपके यहाँ पर कुछ उत्पादन होता है तो आप मिल मालिक कहलाओगे। तो यहाँ पर एक वर्ग अलग इधर से बनेगा
दूसरा कुछ लोग उसमें ही ऐसे होंगे जो वस्तु का उत्पादन कर रहे होंगे। वस्तु का उत्पादन करने का मतलब यहाँ पर है कि वो मजदूर फैक्ट्रियों के अंदर क्या कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे, तो वो मजदूर हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो वर्ग है ये वर्ग निकल के आते हैं और विभिन्न आर्थिक और सामाजिक विचारधाराएं भी इस संघर्ष का परिणाम है। अब जब ये संघर्ष होता है तो इसके बाद में अलग अलग प्रकार की विचारधारा उत्पन्न होकर आती है। जैसे मार्क्सवादी विचारधारा एक उत्पन्न इकाई, वैसी उदारवादी विचारधारा होती है, वैसी गांधीवादी विचारधारा होती है। तो अलग अलग जो विचार हैं इस प्रकार से उत्पन्न होकर आते हैं। इसमें हम देखेंगे तो इसके अंदर आप सभी देखेंगे हाँ, जैसे उदारवादी व्यवस्था है तो वो कहते हैं कि सरकार जैसी चीज होनी चाहिए, सरकार बहुत जरूरी है, सरकार रहेगी तो कोई किसी का शोषण नहीं कर पाएगा, कोई किसी का दमन नहीं कर पाएगा, हर कोई अपने हिसाब से अपना जीवन जी पाएंगे, किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। लेकिन जैसे ही हम बात मार्क्सवाद की करते हैं तो मार्क्सवाद का कहना है कि केवल सरकार पर अमीर लोगों का नियंत्रण होता है, अमीर लोग ही जो होते हैं वो जज बनते हैं, अमीर लोग ही पुलिस में भर्ती होते हैं, अमीर लोग ही नेता बनते हैं। तो सारा का सारा जो हमारा सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, उस पर पूरा का पूरा अमीर वर्ग का ही क्या होता है, कंट्रोल होता है। और अमीर वर्ग ही क्या करता है, ऐसी पॉलिसी बनाता है जो केवल अमीरों को फायदा पहुंचाए। तो ये याद रखना है आप सभी को। तो मार्क्स का ये मानना था कि मनुष्य की जो मानसिक चेतना है वो उसकी निर्धारित करनी चाहिए। मनुष्य की जो मानसिक चेतना है, मनुष्य को इस बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि हमारा शोषण किस प्रकार से हो रहा है और हम इस शोषण से किस प्रकार से बच सकते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति की मानसिक चेतना इस प्रकार से काम नहीं करती तो मनुष्य कभी भी उस जाल से, उस जंजाल से निकल नहीं पाएगा, हमेशा उसका क्या होगा, शोषण ही किया जाएगा। ध्यान रखना है। वास्तव में अगर हम देखें तो द्वंद्वात्मक जो सिद्धांत है कार्ल मार्क्स का, इसमें यह देखने का प्रयत्न किया जाता है कि संघर्ष के द्वारा साम्यवाद स्थापित करना एक प्रकार हो सकता है, या जब मजदूर सारे इकट्ठा होंगे और सभी के सभी क्रांति करेंगे, संघर्ष करेंगे, तो उसके बाद ही संभव है कि एक साम्यवादी व्यवस्था है जिसके अंदर ना कोई अमीर होगा ना कोई गरीब होगा, सब एक दृष्टि से देखे जाएंगे, सभी एक समान माने जाएंगे। उनका ये भी मानना था कार्ल मार्क्स का कि भाई पूंजीवाद जो है वो केवल और केवल पूंजीवादी व्यवस्था जिन देशों में होगी और वहाँ के मजदूर जब एक होंगे, वहाँ के श्रमिक जो है उनके जो प्रतिवाद के रूप में साम्यवाद का जो उदय है वो संभव हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई साम्यवाद की जो उत्पत्ति का जो जड़ है वो किसके अंदर है, पूंजीवाद के अंदर ही है। लेकिन कई लोग ऐसे भी पेपर में, ऐसा थोड़ी है कि आपसे केवल ये पूछा जाएगा कि भाई ऐतिहासिक भौतिकवाद बताओ, इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा भी सकता है, वो कह देगा इसकी आलोचना करो। आलोचना करने का मतलब है इसकी आप क्रिटिसाइज करो, आप इसको कमी इसकी बताओ। तो यहाँ पर इसकी कुछ कमियां भी हमने उजागर करने का प्रयास किया है। तो कुछ कमियां हैं, इसमें से सबसे पहली कमी यह है कि कार्ल मार्क्स ने विश्व शांति की बात करी है। और विश्व में शांति कैसे आएगी, ये कहते हैं कि विश्व में ना बिल्कुल अराजक सिस्टम है, क्योंकि विश्व में कुछ अमीर देश है और कुछ गरीब देश है। इसी प्रकार से अमीर देशों के अंदर भी कुछ अमीर लोग हैं, कुछ गरीब लोग हैं, गरीब देशों में भी कुछ अमीर है और कुछ गरीब है। ये अमीर और गरीब यानी जमींदार वर्ग और किसान, ठीक है। इसके बाद में आप कह सकते हो मिल मालिक या फिर मजदूर। इस तरीके से ही हमेशा देखते हैं, ये कहते हैं इनके बीच में हमेशा निरंतर संघर्ष होता रहता है। और ये संघर्ष केवल एक देश के अंदर ही सीमित नहीं है, विश्व लेवल पे होता है। और विश्व में इस संघर्ष को अगर हमें हटाना है तो हमें शांति लानी होगी, और विश्व शांति कहते हैं ये क्रांति के कारण होगा। ये कार्ल मार्क्स कहते हैं कि सभी मजदूरों को एक होना पड़ेगा और उसके बाद में एक समाजवादी क्रांति की जाएगी, जिसके बाद ही ये संभव हो पाएगा, जैसा कि रूस में हुआ था। लेकिन बहुत से लोगों का कहना है कि क्रांति जब भी किसी देश में आती है तो वहां पर शांति की जगह अशांति हो जाती है, सरकार का विरोध हो जाता है, लोग इस बीच में लोगों की झड़प हो जाती है, बहुत से लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो ये किस प्रकार की शांति होगी, ये तो कोई शांति नहीं होगी। बहुत से लोग इस प्रकार से इनकी आलोचना करते हैं। दूसरी चीज, कार्ल मार्क्स ने क्या किया है कि संघर्ष को विकास का एकमात्र साधन बताया। इन्होंने कहा है कि संघर्ष जब तक नहीं करोगे, जब तक गरीबी रहोगे, आपका कभी विकास नहीं होगा। अगर आप निम्न वर्ग से, अमीर लोग नहीं हो, गरीबी हो, आप मजदूर हो, तो आप जब तक संघर्ष नहीं करोगे तो आपका विकास नहीं होगा। और उनकी ये विचारधारा जो है ये बिल्कुल सही नहीं है। संघर्ष से ही केवल विकास नहीं होता, व्यक्ति के कौशल से, व्यक्ति की तकनीकी क्षमता से और व्यक्ति की जितनी उसकी तार्किक क्षमता होती है उसका उपयोग करके वो अपना क्या कर सकता है, विकास कर सकता है। दो बातें हो गई। तीसरी बात, कार्ल मार्क्स का ये कहना है कि यह सिद्धांत जो है जो मान्य पदार्थ है, मान्य का मतलब समझते हो आप, यहाँ पर इसका मतलब है कि हर एक पदार्थ के अंदर, हर एक पदार्थ की कुछ खूबी होती है और वो खूबी
उसके एक तो इसके अंदर ही कुछ खूबी होती है जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट बहुत महंगा या फिर जिस भी कीमत पे बिकता है। दूसरा, लोग इस वस्तु को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। इस वजह से ऐसा होता है कि वो हमारे लिए कीमती नहीं होता, लेकिन फिर भी लोग उसको क्या करते हैं, वैल्यू देते हैं। क्यों कीमती नहीं होता? उससे उससे हमें फायदा नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आज के ज़माने में आपको दो एग्जांपल दूंगा। एक आपके सामने गोल्ड है और एक आपके सामने क्या है, डायमंड है। जो गोल्ड है इसको आप रीसेल कर सकते हो, इसको आप दोबारा मेल्ट करके दोबारा कोई धातु बना सकते हो। लेकिन डायमंड एक बार जब यूज हो गया और उसके बाद में उसका दोबारा पुनः किसी चीज में उपयोग नहीं किया जा सकता। ठीक उसी प्रकार से तो लोग फिर भी इसको वैल्यू देते हैं। तो ये लोग, कोई चीज ऐसी होती है जो लोगों को पता नहीं होता लेकिन फिर भी उसको वैल्यू दी जाती है। ठीक उसी प्रकार से इन्होंने कहा है कि पदार्थ के अंदर दो प्रकार की खूबी होती है। खुद एक तो उसके अंदर होती है और एक लोग उसे खूबी बना देते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि भाई पदार्थ के अंदर जो है वे उसकी आवश्यकता के अनुसार उनकी यूज और इन यूज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक समय था जब कोविड चला था, तो उस समय सैनिटाइजर जो है वो कितने बिके थे। कंपनियों ने लोगों ने छोटी छोटी जगहों पर सैनिटाइजर की फैक्ट्री बना ली और खूब सैनिटाइजर बिके। और कोविड से पहले अधिकतर लोग सैनिटाइजर यूज नहीं करते थे। अब कोविड अगर अभी नॉर्मलाइज भी हो गया तो अधिकतर अभी भी यूज नहीं करते। और इसका रीजन यही है कि तो पदार्थ जो है वो इस चीज पे ही निर्भर करता है। अगला है, इन्होंने जो अपना द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का है, इसमें इन्होंने अपनी जो कई लोग इनकी आलोचना करते हैं कि कहते हैं कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का जो कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है ये अस्पष्ट है। स्पष्ट नहीं है। स्पष्ट का मतलब है बिल्कुल क्लियर नहीं है, ये अस्पष्ट है, इसे समझना बहुत कठिन है, हर किसी के समझ में ये नहीं आता। अगली चीज क्या है, वास्तव में कार्ल मार्क्स सत्य का केवल एक पक्ष प्रतिपादित किया है। इन्होंने केवल एक ही बात कही है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल आप ही हो, अगर आपने खूब मेहनत करी और उसके बाद में आपने एक मुकाम हासिल किया है और आप बहुत धनी बन चुके हो, आपने फैक्ट्री डाली, आपने दिन रात एक करके वहां पर मेहनत करा, उसके बाद में अपने पैसे बचाए, आपने रिस्क लिया, इसके बाद में आपने अपनी फैक्ट्री खोली। अब इतना सब कुछ करने के बाद में अगर आज आप अपनी फैक्ट्री में प्रॉफिट गेन कर रहे हो, आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको, अभी हम सरप्लस वैल्यू की थ्योरी का एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी फैक्ट्री है जो क्या करती है, किसी भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करती है, जैसे कंप्यूटर का मैन्युफैक्चर करती है, तो जितने इसका रॉ मटेरियल है वो आपको मिल गया 10,000 का। ठीक है, इसके बाद में लेबर ने जो उसको बनाया या जो भी किया उसके लिए आपको 5,000 खर्च करने पड़ गए। अब 5,000 आपने इस पे ट्रांसपोर्ट पे लगा दिया और ये किसी जगह पर जा रहा है बिकने के लिए। अब 20,000 रुपये आपकी जेब से लगे, लेकिन दुकानदार जो होता है इसको 20 नहीं 30,000 पे बेचता है, 40,000 पे बेचता है। अब ये ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है कि ये जो अतिरिक्त मूल्य इसके अंदर आया यही सरप्लस है। अब ये सरप्लस जो है वो किस प्रकार से आएगा, या तो उस व्यक्ति की फैक्ट्री होगी या किसी दुकानदार। तो यहाँ पर इन्होंने केवल इतना, अब ये प्रोसेस था, फॉर एग्जाम्पल अभी रास्ते में ही जा रहा था, अगर ये चोरी हो जाता, जो क्या नाम है मजदूर बना रहा था वो मजदूर इस चीज को खराब कर देता, तो नुकसान किसका होता? क्या हमारा नुकसान होता? ये होता इसका नुकसान। तो ये जेब से इनके गए। जब ये नुकसान का खर्च ये उठा रहे हैं तो इन लोगों को प्रॉफिट का भी उठाना चाहिए। कई लोगों का ये भी मानना है, कई लोग ये भी कहते हैं। एक आलोचना इस आधार पे भी कहती है, मार्क्स ने कहा था कि हीगल का जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत है ना, उसकी उन्होंने आलोचना करी थी। वो कहते हैं वो उसके सिर के बल खड़ा है। शीर्षासन का मतलब है वो सिर के बल खड़ा है, उल्टा है, और मैं इस सिद्धांत को सीधा कर रहा हूँ। कार्ल मार्क्स ने ये कहा कि जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत हीगल ने दिया है ये बिल्कुल उल्टा है, हम इसको सीधा करेंगे। लेकिन कार्ल मार्क्स का जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत है, तो वो लोग, कई लोग कहते हैं वो तो कभी पैरों के बल भी खुद भी नहीं खड़ा है। तो इस तरीके से हम कह देते हैं कि ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत आपका चाहिए। आपके पेपर में क्वेश्चन, अब आपसे पूछा जाएगा आपसे कार्ल मार्क्स की सरप्लस वैल्यू की थ्योरी। जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन अलगाव का सिद्धांत, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपको ना मिले तो आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो, कार्ल मार्क्स का जो अलगाववाद का सिद्धांत क्या है। फर्स्ट ईयर में भी आपका सेम टॉपिक है, तो मैंने आपको वहां पर भी बता रखा है। तो अब हम द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्लियर कर चुके हैं। अब हम सरप्लस वैल्यू पढ़ेंगे, या हम कह सकेंगे अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, हम ये पढ़ेंगे। भाई सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि मूल्य होता क्या है, वस्तु की कीमत क्या होती है। तो वस्तु की कीमत दो तरीके की होती है। पहला ध्यान रखना है, वस्तु की मूल्य जो है दो अर्थों में इसका होता है। सबसे पहला तो उपयोग का मूल्य यानी फॉर एग्जांपल, और दूसरा विनिमय का मूल्य, यानी एक आपकी क्रय हो गई और दूसरी होगी आप एक तरीके से विक्रय। आपने ये समझा, ये तो सुना होगा, लेकिन इसमें भी कह रहा है एक तो उपयोग का मूल्य और दूसरा विनिमय का मूल्य। उपयोग का मूल्य मतलब कोई वस्तु अगर आप खरीद रहे हो और आपको खुद यूज करना है, तो आपको कोई दुकानदार है वो आपको 50 रुपए की वो वस्तु देता है, लेकिन अब आपको दुकानदार ने क्या किया, वो 45 के दी, क्योंकि आपको इसका यूज करना है। तो
अब आगे आप इसको बेचना चाहते हो तो आपने 50 रुपये का, तो आपको पता है इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, तो आप इसको हमेशा 60 रुपये या 55 रुपये, जिस भी हिसाब से आप उसकी थोड़ी सी कीमत क्या करोगे, इंक्रीज करके बेचोगे, थोड़ा सा बढ़ा के बेचोगे। तो ठीक इसी प्रकार से ये कहते हैं कि जो ये कहते हैं अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत है, कार्ल मार्क्स का, इन्होंने कहा कि मूल्य जो है वो दो प्रकार का होता है, एक उसकी यूज की वैल्यू और दूसरा विनिमय। अतः इन दोनों अर्थों को जानना आवश्यक है और हम इन दोनों को समझने की बात करते हैं। उपयोग मूल्य का मतलब ये है कि हम उसका कितना यूज करते हैं, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उस वस्तु का मूल्य कितना होगा, वो मानव के लिए कितना आवश्यक है, वो उसकी आवश्यकताओं को कितना पूर्ति करता है, इस हिसाब से उसकी कीमत होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आज के ज़माने में हमें ऑक्सीजन फ्री में कहाँ से मिलता है, पेड़ों से मिलता है। हम पेड़ नहीं लगाते, हम पेड़ों को काट रहे हैं विकास के नाम पर, तो हमें इसकी वैल्यू नहीं है क्योंकि ये फ्री में हमको मिल रहा है। लेकिन वही अब यही ऑक्सीजन जब हम खुद सांस नहीं ले पाते तो हमें ऑक्सीजन सिलेंडर हॉस्पिटल में लगाए जाते हैं और उस ऑक्सीजन का हमें बाकायदा रकम चुकाना पड़ता है, हमें उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि वस्तु का मूल्य जो है ये मानव की आवश्यकताओं पर भी निर्भर करता है कि वो किस प्रकार से होंगी। वो जिस आवश्यकता में उसका उपयोग, ज़्यादा मनुष्य उपयोग करता होगा तो उसका मूल्य अधिक होगा, कम उपयोग करता होगा तो उसका मूल्य क्या होगा, कम होगा। परंतु ये जरूरी नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, हम पानी पीते हैं, हवा से सांस लेते हैं, लेकिन हम देखें तो आज के ज़माने में हम इसका कितना मिसयूज़ करते हैं। जैसे वाटर है, वाटर जो है हम इसको अधिक मूल्य देते ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम इसको मूल्य इसलिए नहीं देते क्योंकि हमको लगता है कि चल कोई बात नहीं, ये खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा तो हम दोबारा इसका यूज़ कर सकते हैं। परंतु कई बारी हम देखते हैं कि वस्तु जो होती है वो विनिमय के ऊपर भी उसकी कीमत डिपेंड करती है। विनिमय मूल्य का मतलब ये है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को विनिमय मूल्य का मतलब क्या होता है मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। जैसे आपने एक चीनी ली, क्या ली, चीनी ली, और आपने बदले में क्या करा, आपने किसी से दाल खरीद ली, दाल ले ली। आपने वस्तुओं को क्या कर दिया, एक दूसरे से एक्सचेंज कर दिया। आपने 1 किलो दाल दी और आपने 2 किलो चीनी ले ली। तो वहां पर उसको जरूरत थी तो उसने क्या किया, उसको दे दिया बिल्कुल आपको। लेकिन अगर उसको उस चीज का जरूरत नहीं होगा तो वो उसकी कीमत या तो बहुत ही कम लगाएगा या फिर मना करेगा। वो कहेगा कि नहीं, इसकी इतनी कीमत हम नहीं देंगे, क्योंकि उसको जरूरत होगा तो उसकी अधिक कीमत भी देगा उस समय। तो यहाँ पर कुछ वस्तुएं की विनिमय पे भी डिपेंड और उसकी लोगों की आवश्यकताओं पर निर्भर करता है, ये ध्यान रखना है। विनिमय मूल्य वह अनुपात में जिसके आधार पर किसी वस्तु को दूसरी वस्तु से विनिमय किया जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि 10 किलो दाल को 20 किलो शक्कर से प्राप्त की जा सकती है तो 1 किलो दाल 2 किलो के बराबर होगी, जैसे कि मैंने बताया। मार्क्स कहते हैं कि किसी वस्तु का विनिमय यानी एक्सचेंज इसलिए होता है क्योंकि उस वस्तु का उत्पादन पर मानव श्रम भी खर्च होता है। यानी वस्तु की जो कीमत है वो क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि वस्तु की कीमत इसलिए बढ़ती है क्योंकि उसमें मानव श्रम यूज हुआ है, ट्रांसपोर्ट यूज हुआ है, और इस वजह से जो एक्स्ट्रा इनकम निकलती है उसमें से, एक्सचेंज में से, जो आपकी जेब से एक्स्ट्रा इनकम थी, यानी फॉर एग्जांपल आपने 500 रुपये किसी में खर्च किए लेकिन बेचने टाइम आपने उस वस्तु को 700 रुपये में बेचा। लेकिन इसमें आपने देखा कि ये 200 रुपये का जो ये डिफरेंस आप लोगों को मिल रहा है, ये 200 रुपये का जो डिफरेंस है बेसिकली क्यों मिल रहा है, ये 200 रुपये का डिफरेंस बेसिकली इसलिए मिल रहा है क्योंकि इसमें आपने कुछ ना कुछ लेबर चार्ज लगाई होगी, कुछ ट्रांसपोर्ट लगाया होगा या और सारी चीज़ें लगाई होंगी आपने। तो ये अतिरिक्त मूल्य क्या होता है, तो अतिरिक्त मूल्य बिल्कुल क्या होता है, विनिमय मूल्य, यानी विनिमय मतलब जो द्वारा उसको बेच रहे हैं, और श्रमिक द्वारा प्राप्ति मूल्य का अंतर, यानी जो आपकी जेब से लगा है वो और फॉर एग्जाम्पल जो आपने बेचा है उनके बीच का जो अंतर है, यही क्या कहलाया जाता है, ये आपका अतिरिक्त मूल्य कहलाया जाता है। प्रत्येक वस्तु का मूल्य उसकी खर्च किए गए श्रम के अनुसार होता है, यानी किसी चीज पर ज्यादा मेहनत लगती है तो उसको ज्यादा महंगा बेचा जाता है, किसी वस्तु को कम मेहनत से बनाया जाता है तो उसको काफी सस्ता बेचा जाता है। तो डिपेंड करता है कि किस चीज को। इस प्रकार अतिरिक्त मूल्य वह है जो पूंजीपति श्रमिकों को प्राप्त करता है लेकिन इसके लिए श्रमिक को उचित मूल्य नहीं चुकाता। अब देखो, जो भी हमें कार्ल मार्क्स का कहना है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक मोबाइल है, ये एक कंप्यूटर है, अभी मैंने एग्जांपल दिया था आप सभी को, तो अब ये हमें 200 रुपये की जगह 400 रुपये मिल रहे हैं किसी चीज़ को, या 20,000 की जगह 30,000 मिल रहे हैं हमको, तो उसका रीज़न क्या है, क्योंकि श्रमिक ने, मजदूर ने उस वस्तु को बनाया, उसको यूज़ के हिसाब से बनाया, और लोग उसके लिए 20 की जगह 30,000 भी खर्च कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो लोगों की आवश्यकता है। अब इसमें से जो मजदूर है, मजदूर को केवल क्या मिलती है, उसकी सैलरी मिलती है, या फिर हम कह सकते हैं उसको किए गए कार्य का वेतन। जो अतिरिक्त मूल्य होता है ना, वो अतिरिक्त मूल्य मजदूरों को दिया ही नहीं जाता, ये ध्यान रखना है, और उसको उचित मूल्य उसका चुकाया नहीं जाता। उदाहरण के लिए किसी भी फैक्ट्री में एक श्रमिक अगर कुर्सी बनाता है तो उसके लिए 40 रुपये उसे मजदूरी मिलती है। उस कुर्सी बनाने के लिए
अगर 100 रुपए की सामग्री लगाते हैं तो इस प्रकार उसका मूल्य 140 हुआ, परंतु अगर वह कुर्सी 200 रुपए में बेची जाती है तो 60 रुपए का लाभ होता है इस प्रकार से। और ये जो 60 रुपए है या तो इसे दुकानदार रखेगा या फैक्ट्री का मालिक, ये अतिरिक्त मूल्य है, इस पे उतना ही अधिकार है, क्योंकि ये जो अतिरिक्त मूल्य है केवल किसकी वजह से आया, उस मजदूर की वजह से, क्योंकि मजदूर ने उसमें मेहनत करी और उसको असेंबल किया, जबकि श्रमिकों को इस पे कोई अधिकार नहीं मिलता। तो ये न्याय औचित्य मांग है, श्रमिकों को भी उसका अधिकार मिलना चाहिए, परंतु पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादक जो भी उत्पादन व्यवस्था है उसके अंदर श्रमिकों को कोई अधिकार नहीं है। उत्पादन के स्वामी पूंजीपति है, वो अधिकतर धन हड़प लेते हैं और मजदूरों से कम पैसों के अंदर अधिक काम करवाकर उन्हें केवल एक निश्चित सैलरी ही दी जाती है। एक एग्जांपल मैं दूं कि अगर मजदूर आप मजदूर को अगर 15,000 रुपये देते हो पर मंथ, तो आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि उस मजदूर की वजह से कम आपको 15,000 देने के बाद भी 10,000 का तो प्रॉफिट पर मजदूर से आपको बनने, तब तो आप किसी मजदूर को रखते हो, तब तो आपका फायदा भी पहुंचता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं। इस प्रकार मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य द्वारा पूंजीपति श्रमिकों का शोषण करते हैं और पूंजी में वृद्धि कर देते हैं। इस तरीके से कार्ल मार्क्स जो है वो कहते हैं कि जो पूंजीपति लोग होते हैं वो श्रमिकों को जो पैसा देना चाहिए उसको देते नहीं, उनका शोषण करते हैं और वस्तु की जो कीमत है उसमें वृद्धि कर देते हैं। इससे श्रमिक जो है उसको कष्ट होता है, अगर श्रमिक इस चीज का विरोध भी करता है तो उसे उस जगह छोड़कर जानी पड़ती है, मजदूर को निकाल दिया जाता है। तो ये था आप सभी का सरप्लस वैल्यू की थ्योरी, आप सभी को याद रखना है। अब इसकी आलोचनाएं भी आपके पेपर में कई बार आती है, तो आलोचना में क्या लिखेंगे, सबसे पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि श्रम का महत्व पर अधिक बल, इसमें केवल और केवल श्रम पर अधिक बल दिया जाता है। श्रम का मतलब मजदूरों से अधिक जो है वो कार्य करवाया जाता है, उससे अधिक वस्तुएं बनवाई जाती है, एक निश्चित वेतन के अंदर उससे अधिक काम करवाया जाता है। और जो विनिमय मूल्य है वो विनिमय मूल्य उसके अंदर ऐड तो होता है मजदूरों का, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल किसी दुकान में आप जाते हो कोई किसी वस्तु को लेने, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई वस्तु है, दुकानदार कहता है कि भैया इतने में तो हमें भी नहीं मिल रहा, इतने में तो हमें भी नहीं मिल रहा, लेकिन जब उसको वो हमेशा हर कोई भी दुकानदार है वो कभी भी अपना लॉस में बेचते हैं कोई वस्तु, कोई नहीं बेचते। कोई दुकानदार इतना बेवकूफ नहीं होता कि वो अपना लॉस करवाकर वस्तु को बेचेगा, तो उसके अंदर उसका प्रॉफिट ऐड होता है। और ये प्रॉफिट केवल उस व्यक्ति का ही प्रॉफिट नहीं था, जैसे अगर 150 रुपये की कोई चीज थी और उसको दुकान में बेच रहा है तो जो 100 रुपया हो रहा है, ये 100 रुपये, तो ये 100 रुपये केवल इसकी तरकीब से नहीं, जो उसने बेचा है इसकी तरकीब से नहीं, बल्कि इस वस्तु को जिसने बनाया है उस मजदूर का भी इसमें अधिकार है। तो इसीलिए केवल श्रमिकों को हम क्या कर देते हैं, उनका श्रमिक वेतन जो होता है या भत्ता कह दो आप, वो उसको केवल दे दिया जाता है, इसके अलावा उसे अतिरिक्त मूल्य में से कोई भी हिस्सा नहीं दिया जाता। तो ये किसकी आलोचना है। और कई बार ये कहना है कि मजदूरों से कई बार गलती भी होती है आलोचना करने वाले के लोग, तो अगर हम अतिरिक्त मूल्य उनको देंगे तो मालिक और जो मजदूर है उनमें क्या अंतर रह जाएगा। दूसरा, पूंजी द्वारा किए जाने वाले अनेक व्यय का उल्लेख नहीं है। अब पूंजीवादी जो लोग, पूंजीवाद के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल एक आप कहते हो एक फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री के अंदर आपको ये तो दिखा कि 150 रुपए की चीज 250 रुपए में बिकी। अब भाई आलोचना करने तो अब इनकी बुराई गिनवाएंगे। अब लोग कहते हैं ये नहीं देखते कि अगर मजदूर यहाँ काम कर रहा है तो मजदूर के लिए छत बनवाई होगी या किराए पे लिया होगा उसने, मजदूर के लिए पानी व्यवस्था, मजदूर के लिए बिजली इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था, मजदूर के लिए जो है मशीनों की व्यवस्था, ये सारी की सारी चीजें होती हैं। पूंजीपति केवल मजदूरों को मजदूरी देने में ही खर्च नहीं करता, बल्कि मशीनों के रख रखाव में, सुधार में, मजदूरों के बीमा में, जैसे आज के ज़माने में ESI हो गया है ना, बीमा, बोनस आदि, इन सभी पर भी पैसा खर्च करता है। और इसके बाद में मार्क्स ने पूंजीवादी समाज में इसका उल्लेख किया ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट आप सभी के लिए, मानसिक श्रम की अवहेलना। मानसिक श्रम का अवहेलना का मतलब है किसी वस्तु का जो निर्माण होता है उसमें केवल और केवल मजदूरी नहीं होती, मानसिक श्रम भी लगता है। क्या लगता है? मानसिक श्रम भी लगता है, ये भी आपको याद रखना है। मानसिक श्रम का मतलब ये होता है कि भाई कोई भी वस्तु निर्माण होता है तो उसमें शारीरिक साथ साथ उसका दिमाग का कौशल भी लगता है, और व्यवहारिक रूप से कोई भी इस ओर ध्यान नहीं देता कि भाई वस्तु बनाने में मानसिक कौशल भी कुछ लगता है। और इस मानसिक कौशल, रिस्क हो गया, पैसे डूब जाना, इन सब के सब का अगर एक अकेला कोई दायित्व उठाता है तो वो मालिक उठाता है, इसीलिए मालिक ही उसका सारा का सारा हिस्सा रखता है, ये उपयुक्त कहा गया है। इसके अलावा केवल विनिमय मूल्य पर आधारित, अब वस्तु केवल जो है विनिमय मूल्य पर आधारित नहीं होती। मार्क्स का उल्लेख अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत केवल विनिमय मूल्य पर आधारित है, यानी विनिमय मूल्य पर ही केवल वो कहता है कि वस्तु ज्यादा महंगी बिकी है इसीलिए मजदूरों को भी दो, क्योंकि मजदूरों ने भी इस पे काम किया है।
परंतु उसकी उपयोगिता पे कोई महत्व नहीं देता कि भाई मजदूर जो है वो अगर इतना उसको भी उसी हिसाब से शेयर मिलेंगे तो वो कभी मजदूरी करेगा, वो कभी मजदूरी करेगा ही नहीं। तो मालिक और मजदूर में ये डिफरेंस होता है। कल को अगर आपकी फैक्ट्री है तो आप ये चाहोगे हमेशा कि हम मालिक रहें और वो मजदूर है। अगर दोनों का शेयर बराबर होगा तो कोई मालिक और कोई मजदूर होएगा ही नहीं। और किसी समाज में जब वर्ग संघर्ष नहीं होगा या फिर किसी समाज में अगर दो प्रकार के लोग नहीं होंगे तो वहां पर कोई भी मजदूरी करना चाहेगा ही नहीं। कोई भी व्यक्ति है जो वो छोटा मोटा काम करना चाहता ही नहीं। तो इस तरीके से ये इन्होंने कहा है। ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए क्लियर होना चाहिए क्योंकि आप सभी को पता है आपके पेपर में ज्यादा लिखना नहीं है, 50 मार्क्स का पेपर क्वेश्चन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएस मिल के स्त्रियों के विचार। तो भाई स्त्रियों पे इन्होंने क्या विचार दिए हैं जीएस मिल ने? जीएस मिल ने भाई महिलाओं के ऊपर भी विचार दिए हैं, तो उन महिलाओं के ऊपर ही बात करते हैं। ठीक है, जैसे जीएस मिल है वो कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। उन्होंने महिलाओं की जो दशा है उसके बारे में बताया कि कितनी दयनीय यानी बुरी स्थिति है। दयनीय का मतलब क्या होता है? भाई बुरी स्थिति है महिलाओं की। कैसी है? बुरी स्थिति है। उन्हें शिक्षा पाने का, संसद का सदस्य बनने का, सार्वजनिक पदों पर कार्य करने का अधिकार नहीं है। महिलाओं को केवल घरों में सीमित किया गया है, यहाँ तक कि उन्हें वोटिंग राइट भी नहीं है। महिलाएं दूसरे दर्जे की नागरिक मानी जाती है। उस स्थान पर रहने के बाद भी ऐसा माना जाता है कि शायद वो इस समाज का हिस्सा है ही नहीं। और ये बेसिकली समाज के कुछ ऐसे नियम कायदे कानून है जिन्हें रूढ़िवादी विचारधारा के अंतर्गत देखा जाता है और उन्हें महिलाओं को दास्ता के रूप में प्रकट किया जा रहा है। इसमें आगे बताया गया है मिल ने 1869 में एक बुक लिखी और उसमें उन्होंने महिलाओं की पराधीनता, अपनी बुक जो इनकी बुक का नाम है महिलाओं की पराधीनता, सब्जेक्शन ऑफ जो महिलाएं, इसमें कुछ इन्होंने तर्क दिए हैं जिसमें महिलाओं को पुरुषों के समान अवसर देने पर इन्होंने बात कही कि भाई महिलाओं को भी पुरुषों के समान ही स्थिति होनी चाहिए। उस समय यह तर्क दिया जाता था कि भाई नर और नारी जो है उसमें कुछ भेद होते हैं और इसकी वजह से महिलाओं को घर में रहना चाहिए, महिलाओं को सार्वजनिक कार्य नहीं करना चाहिए। इसके आधार पर महिलाएं जो है उनकी स्थिति जो है वो बहुत खराब थी। मिल ने इस तर्क का खंडन किया है और उन्होंने कहा है कि शारीरिक भेद को अगर हम छोड़ दें तो महिलाओं की भी पुरुषों की तरह ही बिल्कुल होती है। अगर हम देखें, अगर हम शारीरिक अंतर, थोड़ा सा अंतर जो है उसको छोड़ दें, आपके दो कान है उनके भी दो कान है, आपके दो हाथ है उनके भी दो हाथ है, आपके आपके भी अगर हाथों में बल है तो उन महिलाओं के हाथों में भी बल है। तो इस वजह से नारी और जो पुरुष के बीच में जो विषमता है उसके समर्थन की इन्होंने आलोचना करी है। ध्यान रखना, इन्होंने आलोचना की है। इसके बाद में मिल ने कहा है कि पारंपरिक नाम से स्त्री और जो पुरुष है वो उनके समान, पुरुष हमेशा से महिलाओं को समान बनाने में विरोध करता रहा है और ये प्राचीन काल से ही अगर हम देखें पुरुष जो है वो स्त्रियों की स्वामी होती है, स्त्रियों पे पूरा का पूरा वो क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं पुरुष। इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए स्त्री अब उनकी अधीनता जो है वो उन स्वीकार कर लेती है क्योंकि इतिहास में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनको कहीं गिनते ही नहीं है। महिलाओं को कभी अवसर नहीं दिया गया, ये इनका कहना है कि भाई महिलाएं जो है उन्हें कभी इतना योग्य बनाया ही नहीं गया, जैसे शिक्षा में उन्हें अधिकार नहीं दिया गया और सामाजिक प्रगति में इस वजह से उनको बाधा भी माना गया है कि भाई अगर महिलाएं घर के बाहर निकलेंगी तो घर के बच्चों का लालन पालन कौन करेगा। महिलाओं को केवल उतनी स्वतंत्रता इनके अनुसार मिलनी चाहिए जिससे उसका और सोसाइटी के अंदर या उसके परिवार के अंदर लोग जो है जिस चीज को हाँ हाँ करें। महिलाओं को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, केवल महिलाओं को जन्म लेने के कारण उन्नति और प्रगति के अवसर पर वंचित नहीं करना चाहिए। यानी महिलाएं अगर फीमेल है तो ये नहीं उनको आगे बढ़ने से रोकना चाहिए, उन्हें अधिकार नहीं देना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। इसमें भाई इस प्रकार महिलाओं को मुक्ति के संबंध में मिल ने जो है स्त्री पुरुष की समानता की बात करी है, ये आपको याद रखना है। इन्होंने महिलाओं और पुरुष के बारे में ये बात करी। इन्होंने महिलाओं को मुक्ति के संबंध में भाई जो मिल के विचार है, उनके मिल के निधन होने के बाद में समाज में बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने उनका सपोर्ट किया और धीरे धीरे जो है सबसे पहले इंग्लैंड में महिलाओं को क्या हुआ? वोटिंग राइट मिला, महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला, निर्वाचन लड़ने का अधिकार दिया गया, यानी एक एज अ उम्मीदवार वो खड़ी हो सकती हैं और सभी को मनाने तोड़ने का यानी सबको चुने जाने का अधिकार दिया गया। इन सब में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हमें ये भी देखने को मिलता है कि महिलाएं जो है उनकी स्थिति जो है धीरे धीरे कैसे हो रही है? मजबूत हो रही है, आपको याद रखना है। इसके बाद में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है मिल के प्रतिनिधित्व सरकार पर मिल के विचार। जो प्रतिनिधित्व सरकार है उस पर क्या है, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। प्रतिनिधित्व सरकार तो पहली बात तो उसको कहते हैं, लोकतंत्र को कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है कि जो महिलाएं हैं, है ना, प्रतिनिधित्व सरकार के अंदर जो पुरुष और जो महिला है उन दोनों को वोट देने का अधिकार है और दोनों के दोनों क्या है? अपने उम्मीदवारों को चुन सकते हैं।
आपको याद रखना है। यहाँ पर प्रजातांत्रिक का मतलब है यहाँ पर लोकतांत्रिक, या प्रतिनिधित्व का मतलब क्या है, लोकतंत्र। लोकतंत्र की जो व्यवस्था है इसमें अपने विचार इन्होंने प्रकट किए हैं, और उनकी जो बुक है इनका नाम है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में व्यक्त किया है। मिल ने उस शासन प्रणाली को श्रेष्ठ माना है जिसमें नागरिकों का राजनीतिक शिक्षण होता है, यानी मनुष्य को राजनीति के बारे में जानकारी होती है। क्योंकि हमारे प्राचीन काल में लोगों का शोषण केवल इस वजह से होता था कि उनको कानूनों के बारे में पता ही नहीं होता था, उनको जो है न्याय संबंधित व्यवस्थाओं के बारे में पता ही नहीं होता था। इसीलिए जन संधारण को है उसको अपने अधिकार और कर्तव्य को पता होना चाहिए, और सरकार का भी ये दायित्व है कि वो उनके अधिकार और कर्तव्य दोनों को क्या करे, रक्षा करे। उनकी दृष्टि से राज्य का लक्षण व्यक्ति की शक्ति का अधिकतम विकास, यानी अगर फॉर एग्जाम्पल इसमें बताया गया है कि राज्य का एक मुख्य लक्षण यह है कि व्यक्ति का विकास जितना होगा उतना देश का भी विकास होगा। वह शासन प्रणाली सबसे अच्छी मानते हैं जिसके अंदर उनके अनुसार लोगों का क्या होता है, विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। इस वजह से ये ऐसे लोगों को क्या मानते हैं, बेहतर मानते हैं। आपको याद रखना है। प्रजातांत्रिक के पक्ष में इन्होंने क्या तर्क दिए, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा नहीं, लेकिन आपको इन्होंने सबसे पहली बात बताई है कि भाई किसी भी मनुष्य के अधिकार जो है हित प्रजातंत्र से ही संभव है। प्रजातंत्र का मतलब होता है लोकतंत्र से। तो जिस देश में लोकतंत्र होगी, जिस देश में डेमोक्रेसी होगी, वहाँ की सरकार स्वतंत्र होकर क्या करी जाएगी, चुनी जाएगी। लेकिन जहाँ पर भी प्रजातंत्र नहीं होगा तो वहाँ पर हो सकता है तानाशाही हो, डिक्टेटरशिप हो, यानी या फिर आपका मोनार्कल सिस्टम हो, राजतंत्र हो। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि किसी मनुष्य को उसके अधिकार और हितों के बारे में पता ही नहीं होता। अगला है, नेक्स्ट पॉइंट है, प्रजातंत्र द्वारा लोगों का कल्याण हो सकता है, नहीं लोकतंत्र के द्वारा ही लोगों का भला हो सकता है। इसमें समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व तथा सबके लिए कार्य किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यह प्रणाली मनुष्य के सहयोगात्मक है, यानी मनुष्य को सहयोग करने वाली है। नेक्स्ट है, इसमें सभी व्यक्तियों को बौद्धिक और नैतिक संभावनाएं रहती है, सभी व्यक्तियों के अंदर इसके अंदर बौद्धिक और नैतिक संभावनाएं रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है आप सभी का, भाई लोगों के लिए देश प्रेम की भावना पैदा होती है और राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भाई स्त्रियां जो है, इनमें स्त्रियां पुरुषों को, इसमें स्त्रियां पुरुषों सभी वयस्कों को समान मताधिकार प्राप्त होते हैं। इसमें प्रजातंत्र में महिला और पुरुष सबको ही क्या होता है, समान अधिकार प्राप्त होते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको आगे देखना है कि मिल का मानना था कि सभी शासन प्रणाली में कुछ ना कुछ वर्ग या कुछ ना कुछ ऐसे लोग हैं जो उनकी राजनीति में प्रभुत्व रखते हैं, अपना खास पकड़ रखते हैं, चाहे वो राजा हो, राजतंत्र हो, इस प्रकार की कोई सी भी व्यवस्था हो। लेकिन जहाँ पर लोकतंत्र होगा वहाँ पर जनता सरकार की पंगु होगी, जनता सरकार के हिसाब से काम करेगी। अगर सरकार जनता के हिसाब से काम नहीं करेगी तो जनता के पास ये अधिकार होता है कि आने वाले टाइम पे वो ऐसे व्यक्ति को चुने ही ना जो उनके लिए कार्य ना करे। याद रखना है यहाँ पर। तो इसके दो रूप बताए गए, एक तो नकली प्रजातंत्र है ना, फॉल्स डेमोक्रेसी, और एक असली प्रजातंत्र। इसका वर्णन किया गया है। उन्होंने कहा है कि असली प्रजातंत्र के गुण जो होते हैं वो कुछ ना कुछ आधारित होते हैं, लेकिन कुछ नकली प्रजातंत्र होते हैं उनके कुछ नहीं होते। आपको पता चल गया होगा। इसके बाद में इन्होंने सरकार के कार्य भी बताए, इन्होंने बताया कि सरकार को क्या क्या काम करना चाहिए। इसमें बताया प्रतिनिधि सरकार जो होगी उसे निम्नलिखित कार्य करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है कि भाई सरकार को व्यक्तियों के विकास के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण करना चाहिए। दूसरा अगला पॉइंट है कि भाई जैसे पार्क वगैरह हो गया या कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पर लोग बाग बैठ के अपने विचारों को व्यक्त कर सके। दूसरा है कि भाई सरकार द्वारा कानून निर्माण में से कम होना चाहिए, यानी सरकार बहुत ज़्यादा कानून बनाती है तो सरकार को कुछ कानून भी कम बनाने चाहिए, क्योंकि कानून व्यक्ति को प्रतिबंधित करता है। यानी कानून अगर हम देखें व्यक्ति को क्या करता है, प्रतिबंधित, ये रिस्ट्रिक्शन लगाता है। व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उस पर हनन केवल किसकी वजह से होता है, कानून की वजह से। क्योंकि कानून के जरिए आपने देखा होगा कई बारी सरकार के ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया जाता है न्यायालय के द्वारा। सरकार ने जो है आपत्तिजनक कार्यों की समीक्षा करके उनके साथ में औचित्य लाने का प्रयास किया। यानी ये भी ध्यान रखना पॉइंट में, बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है। जनता का राजनीतिक शिक्षण होता है ना, उनके जन कल्याण के कार्यों पे भी हम बात करते हैं। तो यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आप सभी के लिए पूछा गया है यहाँ पर, जीएस मिल के खाने और कपड़े के अलावा स्वतंत्रता का विचार। तो ये वाला क्वेश्चन तो क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है, जीएस मिल के प्रतिनिधित्व सरकार के विचार, आपको ये भी क्लियर करा दिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर कर सकते हैं। बाकी आप इसी प्रकार से हमारे चैनल से बने ले। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।